नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फाइनेंशियल लिटरेसी के एपिसोड 9 में। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? फाइनेंशियल लिटरेसी वैसे भी आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है क्योंकि हम सभी के पास बहुत ही सीमित साधन उपलब्ध हैं, लेकिन उन सीमित साधनों का वैकल्पिक तरीके से किस तरह से प्रयोग किया जाए, इसके बारे में हर छोटी छोटी डिटेल्स सूझबूझ के साथ एडवाइस देने के लिए हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं संदीप जी। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो संदीप जी, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। और आज आप हमसे किस बारे में बात शेयर करना चाहेंगे? जस्ट पिछले सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे और बेसिक टर्म्स होते हैं शेयर्स वगैरह को समझने के लिए या किसी कंपनी के ग्रोथ को समझने के लिए, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग 2-3 बेसिक टर्म्स को समझेंगे। जैसे बुक वैल्यू पर शेयर हो गया, ईपीएस हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया, प्राइस अर्निंग रेशियो, उनका रिलेशन, प्राइस अर्निंग का रेशियो एंड इट्स रिलेशन, प्राइस बुक वैल्यू रिलेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड अभी एक्चुअली संदीप जी ने काफी सारे टर्म्स का यहाँ पे उपयोग किया है और सच कहूँ तो एज अ कॉमन मैन मैं इसमें से कुछ भी नहीं समझ पाई, ना ही बुक वैल्यू रेशो क्या होता है और ना ही ईपीएस क्या होता है। तो संदीप जी, हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि हमारे सारे दर्शकों को इसके बारे में हर छोटी छोटी डिटेल का पता चले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्लीज आप मुझे बताइए, बुक वैल्यू का जो आपने अभी उपयोग किया है, तो बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है? बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स बेसिकली कंपनी का जो एसेट होता है, बेसिकली एसेट, एंड उसमें से अगर हम लोग लायबिलिटी को माइनस कर दें, कंप्लीट एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दें, तो जो वैल्यू आता है उनको सारे शेयर होल्डर्स में अगर हमें बांटना हो, पर शेयर होल्डर्स उसका वैल्यू निकालना हो, तो वो जो वैल्यू निकलेगा वो बुक वैल्यू पर शेयर निकलेगा। मीनिंग देयर बाई एक कंपनी में बहुत सारे एसेट भी होते हैं, साथ में उसके लोन्स एंड लायबिलिटीज़ भी होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग उसका नेटवर्थ निकालते हैं। 2 तरीके से नॉर्मली निकलता है। एक तरीका होता है कि हम सारे उसके टैंजिबल एसेट्स को टोटल करें, जोड़े, इकट्ठा करें, उसमें से जितने भी लायबिलिटीज़ हैं, ऑल काइंड ऑफ लायबिलिटीज़ को माइनस कर दे, तो उसका नेटवर्थ निकल जाएगा। और उस नेटवर्थ को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर बुक वैल्यू निकल जाएगा। सेकेंड अप्रोच होता है कि हम जितना भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो प्लस रिजर्व्स, जो फ्री रिजर्व्स हैं शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल रिजर्व्स हैं, उन दोनों को जोड़ दे तो भी नेटवर्थ निकल जाएगा। उसको भी नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर निकल जाएगा। सो बुक वैल्यू पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को देखने के लिए। बुक वैल्यू और शेयर प्राइस का भी रिलेशन होता है, वो हम लोग आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सो बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेक्टर वाइज डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्रीज़ का, जैसे माइनिंग हो गया एंड कंपनीज़ का जिनमें ज़्यादा एसेट इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, उनके शेयर्स की बुक वैल्यू हमेशा हाई होती है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी होती है ऑन द अदर साइड, जैसे आईटी कंपनीज़ हो गई या आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी से चलने वाली कंपनी होगी, उनका बुक वैल्यू पर शेयर कंपैरेटिवली कम होता है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच संदीप जी। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, जो जिस संज्ञा का हमने उपयोग किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें कुछ समझा सकते हैं? सो ईपीएस नॉर्मली क्या होता है, जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज़ अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, पहले सारा रेवेन्यू को हम लेते हैं, उसके बाद से सारे एक्सपेंसेस निकालते हैं, उसके बाद से टैक्स पे करते हैं, जो इनकम होता है उस पर कंपनी को टैक्स भी पे करना पड़ता है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जब हम पर शेयर होल्डर्स कितना प्रॉफिट अगर हम सारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना पर शेयर होल्डर्स अर्निंग हुआ है, तो इसको हम लोग ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। सो अर्निंग पर शेयर्स के लिए सबसे पहले आपका जो एक वैल्यू है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें लेना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास उससे डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। सो अर्निंग पर शेयर जितना ज़्यादा है उतना बेटर है। अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी का ईपीएस पर अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज़ है, दूसरे कंपनी का अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज़ है, सो ऑलवेज बेटर जिसका अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है वो हमेशा अच्छा, हम लोग उसको मानेंगे, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एंड अच्छा रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टर्स को। सो अर्निंग पर शेयर ऑलवेज हम कंसीडर करेंगे कि जितना ईपीएस ज़्यादा है, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है, उतना ही अच्छा है।
बट कंपैरिजन हमेशा कंपैरेबल में होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम आईटी इंडस्ट्री में कंपैरिजन करेंगे, इन्फोसिस का टीसीएस के साथ कर सकते हैं, विप्रो के साथ कर सकते हैं। सो कंपैरेबल में कंपैरिजन करेंगे हम। टीसीएस का या इन्फोसिस का कंपैरिजन ओएनजीसी से नहीं कर सकते, कोल इंडिया से नहीं कर सकते। उस सेगमेंट की कंपनी का, हर सेगमेंट की कंपनी का सेक्टर में एक कंपैरिजन हो गया। बिल्कुल। सो एक तो होता है कि पर्टिकुलर कंपनी का ईपीएस हो गया या बुक वैल्यू हो गया, फिर उसके पीयर्स जो उस सेगमेंट में, उस नेचर ऑफ उस इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं उनका हो गया, और साथ में एक एवरेज इंडस्ट्री होता है। उस इंडस्ट्री में 10-15 कंपनीज अच्छे हैं, उनका एवरेज क्या आता है। अगर हम सबका निकालें तो एवरेज क्या होता है। तो नॉर्मली जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उनके पीयर्स क्या करेंगे और एवरेज इंडस्ट्री क्या करेंगे। यस यस, थैंक यू संदीप जी। आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे प्राइस अर्निंग रेशो क्या होता है। सो प्राइस अर्निंग रेशियो, नॉर्मली प्राइस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर, ईच एंड एवरी सिंगल शेयर्स। आज के डेट में क्या है, जैसे एनएसए बीएसई में जो भी शेयर्स ट्रेड होते हैं लिस्टेड कंपनीज के, उनके हर ट्रेडिंग डे पे उनका शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट होता है। तो जो उनका मार्केट प्राइस है जिस पे लोग उसको बाई, जिस प्राइस पे हम लोग बाई कर सकते हैं, उसको हम लोग प्राइस यहाँ पे कंसिडर करेंगे। एंड अर्निंग, ऑलरेडी मैंने बताया, अर्निंग पर शेयर। सो इन दोनों का जो रिलेशन है, प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, दैट इज कॉल्ड पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। सो प्राइस अर्निंग रेशियो में भी क्या है, जैसे अगर हम प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे, इसका मतलब है कि हम जितना भी अर्न कर रहे हैं उसका कितना टाइम्स पे करने के लिए रेडी हैं एक शेयर को बाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का प्राइस, करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है, उसका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, फॉर एग्जांपल 2 रुपीज़ है। सो 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 50 आएगा। सो पी रेशियो क्या हो गया, प्राइस अर्निंग रेशियो 50 उसका हो गया। सो हम लोग जो भी अर्न कर रहे हैं, जो भी हम 2 रुपीज़ पर शेयर अर्न कर रहे थे, तो उसका 50 टाइम्स हम पे करने के लिए तैयार हैं उस कंपनी के शेयर्स को बाई करने के लिए। सो नॉर्मली जो कंपनी, अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो अगर किसी का पी, प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि हम लोग उसको ये भी मान सकते हैं कि वो ज़्यादा हाँ, ज़्यादा वैल्यूड है, मतलब ज़्यादा उसका ओवर प्राइसिंग भी चल रहा है। सो नॉर्मली ये एक सिंगल इंडिकेटर नहीं है, बिकॉज बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स होते हैं। बट कंपैरेटिवली अगर हम उन पीयर्स में देखें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप ही को बोलूँगा कि एक का पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो 50 है, उसी सेगमेंट में जो दूसरी कंपनी है उसका पी रेशियो 20 है। सो अगर मैं बाकी चीज़ें भी मानता हूँ कि बाकी चीज़ें भी फेवरेबल हो, सो एज ए इन्वेस्टर आप क्या पिक करेंगे, जिसका पी रेशियो 20 है, बिकॉज एक कम ही पे करना हाँ बिल्कुल कम। हाउ मेनी टाइम्स वी आर रेडी टू पे, तो एक में 50 टाइम्स हमें पे करना पड़ रहा है, एक में 20 टाइम्स पे करना पड़ रहा है, तो हम 20 टाइम्स वाले को एक एवरेज मानेंगे कि हाँ, मतलब रियलिस्टिक वैल्यूड है, रियलिस्टिक वैल्यू है उसका, ये हम समझेंगे। तो नॉर्मली यहाँ भी कंपैरिजन हम पीयर्स में करेंगे और एवरेज इंडस्ट्री में करेंगे। सो जिसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, किसी का फेयरली प्राइस्ड है, मतलब ठीक है, जैसे हमने अभी किया कि पी रेशियो 20 है, किसी का 10 है। सो बाकी का इंडिकेटर्स भी हमें देखने पड़ेंगे, वो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बट अगर हमको सिर्फ इसी के बेसिस पे अगर देखना है, कंपैरिजन करना है थोड़े समय के लिए, मगर बाकी इंडिकेटर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कोई ओवर वैल्यूड है, कोई फेयरली प्राइस्ड है। जी जी बिल्कुल जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे हमें मिली है। तो आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि प्राइस बुक वैल्यू रेशो ये एग्जैक्टली होता क्या है। बिल्कुल, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। बुक वैल्यू क्या होता है, मैंने ऑलरेडी अभी बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि जो भी उसका नेटवर्थ है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारा एक बुक वैल्यू आ जाएगा। सो इसका भी रिलेशन नॉर्मली हमें देखना चाहिए कोई भी शेयर पिक करने के लिए चेंज। जैसे हम ईपीएस देख रहे थे, पीई देख रहे थे, तो प्राइस बुक वैल्यू रेशियो भी हमें देखना चाहिए। सो इसमें भी वही होता है कि जो हमारा मार्केट प्राइस है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का मार्केट प्राइस था, बट हमारा जो बुक वैल्यू है वो 50 रुपीज़ का है। सो 100 डिवाइडेड बाई 50 2 टाइम्स है, मतलब जो भी मेरा बुक वैल्यू है उसका दुगुना मार्केट वैल्यू है शेयर्स का। सो उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये जो 2 टाइम्स था, इसके इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, एवरेज पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा है। फॉर एग्जांपल एक उसी इंडस्ट्री में कंपनी है जिसका पीवी, प्राइस बुक वैल्यू रेशियो 10 है, और उसी में किसी का 5 है, किसी का 2 है, एंड एवरेज, जो एवरेज है 10-15 कंपनीज अगर उसी सेक्टर में हम लेते हैं तो एक एवरेज निकलता है, पीवी रेशियो, प्राइस बुक वैल्यू रेशियो निकलता है। सो एवरेज फॉर एग्जांपल 4 है।
सो एवरेज से अगर ऊपर है सो हम लोग बोल सकते हैं कि वो ओवर प्राइस है, एवरेज से अगर नीचे है या एवरेज के बराबर है तो देन वी कैन से कि फेयरली प्राइस्ड है, तो हम लोग उसमें बाई का डिसीजन ले सकते हैं। बट ये आइसोलेशन में कोई भी एक सिंगल रेशियो दे करके वी कैनॉट डिसाइड। सो अभी हम लोग और अगले सीरीज में इसको और बाकी चीज़ों को भी देखेंगे, देन हम लोग कंक्लूजन की तरह धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। सो आज के डेट में हम लोग ये 3-4 टर्म्स को जो हमने समझा वो चीज़ें हम चाहें तो कहीं भी आराम से, बहुत सारे आपके पास साइट अवेलेबल हैं आज के डेट में, वहाँ जाएंगे तो ये सारे कंपैरिजन आपको मिलेंगे। उनका पर्टिकुलर शेयर्स का भी मिलेगा, पर्टिकुलर कंपनी का मतलब, उसके इंडस्ट्री पीयर्स का भी मिलेगा और साथ में एवरेज भी मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली जब हम जाएंगे तो हमें सारा रेडी अवेलेबल, आपको कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, रेडली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके लिए हम लोग नॉर्मली मनी कंट्रोल साइट भी रेफ़र कर सकते हैं, IIFL का साइट भी देख सकते हैं, स्क्रीनर भी देख सकते हैं, स्क्रीनर करके भी साइट है, वहाँ भी देख सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आजकल पब्लिकली अवेलेबल है, तो वहाँ जाके ये सारा कंपैरिजन करना सीख सकते हैं। सो धीरे धीरे हमें ये आदत डालना पड़ेगा कि हम किसी के सजेशन पे ब्लाइंडली ना जाए। सजेशन पे हम खरीद सकते हैं, फाइनेंशियल का एडवाइज़र के सजेशन पे भी खरीद सकते हैं, या एक्सपर्ट जो बोलते हैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में आते हैं। बट साथ साथ हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो खुद से भी अपना अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए धीरे धीरे जाकर इन टर्म्स को भी एक्सप्लोर करना सीख सकते हैं और इन टर्म्स को अच्छी तरह से समझ के खुद से भी डिसीजन लेने की कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने संदीप जी से अभी अभी जाना कि सिर्फ लोगों के या फिर किसी भी एक्सपर्ट के सजेशंस का उपयोग ही ना करते हुए खुद की भी कैपेसिटी और खुद की बुद्धिमत्ता का यूज करके जो भी इंफॉर्मेशन एक्चुअली रेडिली अवेलेबल है हमारे सामने, उन सब का उपयोग और इस्तेमाल करके हमारे पास जो भी एसेट्स हैं उन्हें हमें सही तरीके से और पूरी तरह से सोच समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी बारे में हम और भी लगातार बातचीत करेंगे हमारी आने वाली हर एक सीरीज में, तो हमारे साथ बने रहिए और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू संदीप।